अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट पार्ट 7 में कैश मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक के बारे में। ये थ्योरेटिकल का अगर हम बात करें थ्योरी क्वेश्चन की, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हमारी पूरी थ्योरी कैश मैनेजमेंट की कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि कैश मैनेजमेंट का जो आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक की, वो है हमारा एडवांटेज ऑफ कैश मैनेजमेंट और डिसएडवांटेज ऑफ कैश मैनेजमेंट। यानी कि क्या क्या एडवांटेज होती है, यानी क्या क्या हमारे लाभ हैं रोकड़ प्रबंध के। क्लियर है? एडवांटेज ऑफ कैश मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि जो रोकड़ प्रबंध है उसके क्या लाभ है। कभी कभी हमसे ये इजी सा क्वेश्चन थ्योरी का पूछा जा सकता है कि रोकड़ प्रबंध के लाभों के बारे में लिखिए। क्लियर है? तो चलिए इसे पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि इसके क्या पॉइंट हो सकते हैं। जैसे हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, ये लाइफ ब्लड है, यानी जीवन रक्त की तरह काम करता है। आप जानते हैं स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक लाइफ जो होती है, जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड चाहिए उसी तरह से ये भी क्या करता है, ब्लड रोटेट होती है हमारी बॉडी में, उसी तरह से बिजनेस में ये कैश का रोटेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो जीवन रक्त की तरह ये कार्य करता है, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। यानी कि कैश का होना, कैश की सप्लाई होना एक ब्लड के रोटेशन की तरह होता है। यानी कि अगर जिस बिजनेस में सफिशिएंट कैश फंड है, वहाँ पे जो लॉसेस हैं या अनसक्सेस है, ऐसी कंडीशन कभी नहीं आती है। यानी कि अगर आपके बिजनेस में अनसफिशिएंट या कह सकते हैं पर्याप्त रोकड़ नहीं है, तो वहाँ पे अच्छी आय वाली फर्म भी सफल नहीं होगी। यानी कैश बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैश का फंड आपके बिजनेस में सही नहीं है तो वो कभी सक्सेस नहीं होगी। ठीक है, चाहे आपके बिजनेस में रेगुलर इनकम ही क्यों ना हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल यानी अनुकूलतम कार्यशील पूंजी। आप सभी जानते हैं कि जिस बिजनेस में अनुकूलतम कार्यशील पूंजी होती है वो बिजनेस हमेशा सक्सेस रहता है, क्योंकि कार्यशील पूंजी का मतलब होता है प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करना। यानी कि एक फर्म या कोई भी संस्था है, वहाँ पे रोकड़ बजट द्वारा यानी कि एडवांस में ही वो कैश के सरप्लस या उसके लॉसेस को जानकर उसकी सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकता है। क्या? ठीक है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा फंड है, तो वो उसे क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा। अगर पैसा कम है तो वो क्या करेगा, कहीं से अरेंज करेगा ताकि उसकी जो वर्किंग कैपिटल है उसका बैलेंस ऑप्टिमम रहे। क्लियर है? तीसरा आपका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। देखिए, अगर आपके पास में सफिशिएंट कैश बैलेंस है तो संस्था की जो शोधन क्षमता होती है वो बहुत अच्छी रहेगी। शोधन क्षमता वो बहुत अच्छी से रहेगी। यानी कि जब भी संस्था के पास में कैश का बैलेंस प्रॉपर है, वो अपने लेनदार को टाइम पर पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसके यहाँ पे अगर उसके पास में सफिशिएंट बैलेंस है तो उससे उसकी गुडविल भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नीड्स को पूरा कर पाएगा। क्लियर है? ये तीन इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें इसके लिए कि और क्या एडवांटेज हो सकती है इसकी इंपॉर्टेंट, तो देखिए इसका है कि कंटिन्यू सर्कुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। कंटिन्यू या कंटिन्यूस कह सकते हैं, सर्कुलेशन या सर्कुलेशन
तो कंटिन्यू सर्कुलेशन ऑफ कैश इन फ्लो। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं रोकड़ प्रभाव की संस्था में निरंतरता बनी रहनी जरूरी है। रोकड़ प्रभाव यानी रोकड़ व्यवसाय के लिए ब्लड की तरह काम करता है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में ब्लड का रोटेशन होता है और शरीर के बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं उनको बिल्कुल चलाता रहता है। इसीलिए अगर ब्लड का अगर एक तरह से आप सकते हैं कि ब्लड अगर बॉडी में कहीं एक जगह रुक जाए तो यहाँ तक कि वो कार्य करना बंद कर देगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उसी प्रकार अगर कैश का जो फ्लो है वो व्यवसाय में निरंतर चलता रहे तो वो बिजनेस सक्सेस जरूर होता है। यानी कि रोकड़ का है वो आपका लगातार चलना जरूरी है कैश इनफ्लो का, ठीक है, क्योंकि एक जगह अगर कैश रहेगा तो वो बिजनेस को कह सकते हैं सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा बाधक बनेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की हेल्पफुल ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड। हेल्पफुल ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड या आप कह सकते हैं बॉटम पीरियड, यानी कि मंदी का समय, ठीक है, यानी मंदी के समय में भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि अगर रोकड़ प्रबंध हमारे पास प्रॉपर है और अभी रिसेशन पीरियड चल रहा है तो हम अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही कैश मैनेजमेंट कर रखा है, तो रिसेशन पीरियड में भी हम अपने बैलेंस को बनाए रख सकते हैं। क्लियर है? तो मंदी के समय में संस्था के पास में कह सकते हैं जो पहले से फंड है उसका यूज करके जो संस्था है वो अपने आप को चला सकती है। ठीक है, अगर हम 6 इसकी एडवांटेज की बात करें तो डायनामिक व्यू ऑफ प्रॉब्लम, डायनामिक व्यू ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी कि समस्याओं का गत्यात्मक दृष्टि से विचार किया जाता है। यानी कि समस्याओं का, डायनामिक का मतलब क्या होता है? गतिशील होना, या आप कह सकते हैं गत्यात्मक, ठीक है, गत्यात्मक दृष्टि से विचार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कैश मैनेजमेंट न केवल हमारे प्रेजेंट को बल्कि फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को भी ध्यान में रखकर हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैश बजट बनाने में सपोर्ट करता है। यानी कि अगर हमारे बिजनेस में आकस्मिकता के लिए भी हम आवश्यक व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कैश मैनेजमेंट प्रॉपर है तो प्रेजेंट के साथ साथ अपनी फ्यूचर प्रॉब्लम को भी आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डायनामिक व्यू का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 2 चीज बता रहा है, प्रेजेंट टाइम पीरियड, साथ ही साथ आप अपनी फ्यूचर टाइम पीरियड यानी भविष्य और वर्तमान दोनों समस्याओं को आराम से सही कर सकते हो। तो ये मेन आप कह सकते हैं इसका पॉइंट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इसकी, तो देखिए अगर नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो होगा साउंड डेप्ट पॉलिसी। साउंड डेप्ट पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है? सुदृढ़ ऋण नीति। देखिए आप जानते हैं कि अगर हम लोग बेटर पॉलिसी बनाएं, ठीक है, अगर हमारी बिल्कुल परफेक्ट कह सकते हैं नीति बनाएं, तो ध्यान रखिएगा सुदृढ़ ऋण नीति। देखिए इसका मतलब क्या होता है? प्रभावी रोकड़ प्रबंधन अच्छे समय में जब फर्म की बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, फर्म की आप कह सकते हैं सॉल्वेंसी बहुत अच्छी होती है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अपनाकर सस्ते दर पर यानी जो बहुत चीपर रेट होती हैं उस पे डिबेंचर को प्राप्त करके
इक्विटी शेयर होल्डर को इनकम देके अपनी गुडविल बढ़ा सकती है। इसका मतलब क्या होता है, जब संस्था का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, जब लाभ बढ़ता है, तब क्या होती है, वहाँ पे हमारी जो कह सकते हैं सॉल्वेंसी जो है वो हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। हम टाइम पे पेमेंट करते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब है कि जो आपके टाइम पे पेमेंट है वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आपकी सॉल्वेंसी बहुत अच्छी होगी। तो इस कंडीशन में आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि आप अपना पैसा किसमें ज़्यादा खरीदोगे, किसको ज़्यादा करोगे इश्यू, डिबेंचर को। डिबेंचर को क्यों, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट क्या होती है, इस पे इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिबेंचर को फिक्स इंटरेस्ट रेट देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो आप किसको दे सकते हो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करो। यहाँ पे तो डिबेंचर को आपने दे दिया 10%, जितना भी इसका डिबेंचर का था उसको दे दिया, तो रिमेनिंग जो बचेगा प्रॉफिट वो आप किसको दे सकते हो, इक्विटी शेयर होल्डर को, जो कि हमारे ऑनर होते हैं उनको। और इक्विटी शेयर होल्डर को जब आप ज़्यादा डिविडेंड दोगे तो सिंपल है, लाभांश दोगे तो सिंपल है कि आपका जो गुडविल है मार्केट में वो बढ़ेगा। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, सुदृढ़ ऋण नीति का मतलब क्या होता है, अगर संस्था में प्रॉफिटेबिलिटी या लाभ ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि लाभ ज्यादा, तो आपकी सॉल्वेंसी यानी कि आप टाइम पे लोगों को पेमेंट दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है डिबेंचर से अरेंजमेंट करना पैसों का। क्यों करना डिबेंचर से, क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो फिक्स्ड होती है। आप देखते हैं ना 10% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, तो इनको इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा वो आप किसको दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। और ये हमारे ऑनर होते हैं, इनको वोट देने का पावर होता है। जब इनको आप डिविडेंड दोगे, डिविडेंड का मतलब आप इनको लाभांश दोगे, तो लाभांश देने पर ये खुश हो जाएंगे, आपकी मार्केट में जो गुडविल है वो इंक्रीज करेंगे, और संस्था को जब नेक्स्ट टाइम कभी भी लोन की आवश्यकता होगी तो वो बहुत इजी वे से मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज थी। क्लियर है। देखिए इसकी एडवांटेज बहुत ज़्यादा है कैश मैनेजमेंट का, जितना डिसएडवांटेज कम है, लेकिन ज़्यादा क्या है, एडवांटेज। ठीक है। अगर हम बात करें 9 की, मोर एफिशिएंसी विथ लेस कैश रिसोर्सेज, more efficiency with less cash resources, यानी कि कम रोकड़ साधन से अधिक कुशलता, कम रोकड़ साधन से अधिक कुशलता। क्लियर है। यानी कि आप रोकड़ प्रबंधन यानी कैश मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है, जिससे आप मिनिमम कैश बैलेंस पर अपने फर्म का संचालन जो ऑपरेटिंग है वो बहुत अच्छे से करते हो और आपका बिजनेस सक्सेस होता है। यानी कि आपको कैश इनफ्लो आउटफ्लो इनमें कोऑर्डिनेशन आप बहुत अच्छे से लाते हो, और कोऑर्डिनेशन की वजह से आप कह सकते हो कि मिनिमम कैश बैलेंस से भी आप अपने ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसको बहुत अच्छा रनिंग करते हो, और इससे बिजनेस जो होता है वो सक्सेस होने में या सफलता की सीढ़ी चढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है। यानी कि आपकी प्लानिंग, आपकी जो प्रोसेस है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से चलती है। कैश मैनेजमेंट अगर प्रॉपर हो तो सारे डिपार्टमेंट, सारी एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है और बिजनेस वहाँ पे सफल होने की सीढ़ी पर होता है। क्लियर है आपको। साथ ही साथ अगर हम बात करें नॉलेज ऑफ अदर चेंज एंड कैश फ्लो विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड थ्रू P&L अकाउंट, यानी कि लाभ हानि खाते से प्रकट न होने वाले परिवर्तन और रोकड़ प्रभाव की जानकारी। बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं जो लाभ हानि खाते से ज्ञात नहीं होते हैं, यानी P&L से हमें पता नहीं होता है। वे सारे चेंजेस हमें
कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाते हैं और हम अपना अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज थी किसकी? कैश मैनेजमेंट की। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज ऑफ कैश मैनेजमेंट, डिसएडवांटेज ऑफ कैश मैनेजमेंट, यानी कि रोकड़ प्रबंधन के दोष। ठीक है, अब देखिए रोकड़ प्रबंधन के क्या दोष हो सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छे से है। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अनसर्टन फ्यूचर, आप जानते हैं फ्यूचर अनसर्टन होता है, फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, तो वहाँ पे हमें नहीं पता कि हम कैश अरेंजमेंट कितना करें। अनिश्चित भविष्य, ठीक है। अब यहाँ पे हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा चाहिएगा, कितना कैश का अरेंजमेंट करके रखना है ताकि बैंक हमारा कैश बैलेंस प्रॉपर होगा तो हमें आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हम नहीं बता सकते क्योंकि फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टन होता है, हमें नहीं पता कि बिजनेस में कितना रिक्वायरमेंट रहेगा। बात करते हैं सेकंड डिसएडवांटेज की, तो फैक्टर्स अदर देन रिसेशन, यानी कि मंदी के अतिरिक्त अन्य तत्व। मंदी का तो हमने बात की थी कि मंदी में हम आराम से चला सकते हैं बिजनेस को अगर हमारे पास में पैसा है तो, लेकिन अदर फैक्टर भी होते हैं मंदी के अतिरिक्त अन्य तत्व जो कि कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। जैसे कि बजट में आपने देखा तेजी और मंदी का अनुमान लगाते हैं, परंतु हम कस्टमर के बिहेवियर को नहीं बता सकते, हम टेक्नोलॉजी में चेंजेस को नहीं बता सकते, हम पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस को नहीं बता सकते, तो ये अदर फैक्टर है। ठीक है, यानी कि कस्टमर के बिहेवियर को हम नहीं बता सकते, यानी ग्राहक के व्यवहार को हम नहीं बता सकते कि टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंजेस आ गया, तकनीकी में, तो हम नहीं बता सकते। साथ ही पॉलिटिकल सिस्टम में अगर कोई चेंजेस आ गया तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो कैसे इफेक्ट होगा। ठीक है, हो सकता है जो आपने प्रोडक्ट बना रहे हैं उस समय डिमांड थी, आपने कैश मैनेजमेंट अच्छे से किया, लेकिन कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। अगर हम बात करें और इसके डीमेरिट्स की या हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज की, तो फिनेंशियल आप कह सकते हैं जो प्रेशर होता है यानी वित्तीय दबाव। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें, देखिए ये सारी की सारी इसके डीमेरिट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे कैश मैनेजमेंट पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो वित्तीय दबाव, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें वित्तीय दबाव की, देखिए ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, एक संस्था की जितनी भी सॉल्वेंसी कैपेसिटी है वो सारे की सारी फिनेंशियल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। यदि फर्म का आप कह सकते हैं दिवालिया हो जाए तो वित्तीय दबाव की आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आएगी ही। रोकड़ प्रबंधन में होने वाले अगर कोई डिफॉल्ट है वो वित्तीय दबाव को बढ़ा देती है। अगर हमने कैश मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया है और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर फर्म में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिफॉल्ट हो गया है, फर्म अगर दिवालियापन पे आ गई है, तो वहाँ पे हमारी जो प्रेशर है वो वित्तीय दबाव जरूर हमारी संस्था पे आएगा। क्लियर है, यानी कैश मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होने पर अगर उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है, और लास्ट हमारा जो पॉइंट है, ये लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। क्लियर है, यानी रोकड़ रखने की लागत। आप जानते हैं कि अगर हम कैश को ज्यादा होल्डिंग करके रखेंगे, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई कह सकते हैं लागत चुकानी ही पड़ेगी।
तो रोकड़ रखने की लागत का मतलब है अगर आपने ज़्यादा पैसा अपने पास रखा तो आपको बैंक से जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं तो हम क्या कर सकते थे कि उस पैसे का अरेंजमेंट है वो बैंक में करके इंटरेस्ट कमा सकते थे, लेकिन आपने कैश होल्ड ज़्यादा कर लिया, आपने कैश का एस्टिमेट सही नहीं लगाया, तो इससे आपकी कॉस्ट है यानी कि जो लागत है वो बढ़ जाएगी, यानी आपको इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज कैश ऑफ मैनेजमेंट के देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कैश ऑफ मैनेजमेंट के। ओके, थैंक यू।